गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन नॉलेज एंड चैनल। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। तो पिछले क्लास में स्टैंडर्ड 10 के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर एसिड बेस साल्ट के बारे में स्टडी किए थे, जिसमें हम जाने थे कि एसिड और बेस का प्रॉपर्टीज क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई एसिड है या बेस है उसको हम पीएच पेपर के द्वारा जान सकते हैं कि जब यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाएगा तो तुम्हारा एसिड, और जब यहाँ पे रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, बेस। लेकिन अगर कोई, जैसे मान लो अगर HCl है और एसिटिक एसिड है, तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, तो उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को क्लासिफाई करने के लिए एक सोरेनसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, पीएच स्केल को डिस्कवर किए थे। तो पीएच स्केल किस पे, कैसे बेसिस है, यानी पीएच स्केल कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी एसिड या बेस का, उसको हम देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे जानते हो कि इन प्योर वाटर H2 the number of H plus and OH minus ion is equal, then it is neutral। यानी जैसे यहाँ पे कोई प्योर वाटर है तो उसमें H प्लस और OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए ये तुम्हारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन जब उसमें हम क्या करेंगे, यानी आफ्टर एडिंग विथ एसिड या आफ्टर एडिंग विथ बेस, यानी जब उसमें हम एसिड या बेस ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, एसिड में तुम्हारा क्या है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन, और बेस में क्या है, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन है, जो पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यानी बेस में H प्लस रहता है और एसिड में क्या होता है, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो जब वाटर में एसिड को ऐड कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। यानी जब यहाँ पे वाटर में एसिड को ऐड करेंगे तो एसिड में H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो H प्लस का जो अमाउंट होगा वो ग्रेटर हो जाएगा OH माइनस के। और यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि बेस में OH है तो OH इंक्रीज होगा, तब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो उस कंडीशन में याद रखना कि अगर कोई एसिड है तो उसमें H प्लस कंसंट्रेशन के साथ साथ क्या होता है, OH माइनस कंसंट्रेशन भी प्रेजेंट रहता है, यानी H और OH दोनों रहता है। लेकिन एसिड सॉल्यूशन में H प्लस कंसंट्रेशन अधिक होता है और OH माइनस कंसंट्रेशन कम होता है। लेकिन अगर यहाँ पे बेस है तो OH माइनस कंसंट्रेशन अधिक होगा और H प्लस कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। कभी कभी ये कंफ्यूजन करने के लिए ये प्रॉब्लम आ सकता है कि उस पर ज़्यादा ये मत करना कि जैसे कोई एसिड है तो उस पर केवल H प्लस कंसंट्रेशन ही होगा, OH माइनस नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। H और OH दोनों प्रेजेंट होता है, बट कंडीशन है कि H प्लस अधिक होता है और OH माइनस कम होता है। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर कोई एसिड सॉल्यूशन लेंगे चाहे बेसिक सॉल्यूशन लेंगे, दोनों में क्या है, H प्लस कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। तब यहाँ पे इन 1909 सोरेनसन इंट्रोड्यूस ए स्केल, जिसका नाम था पीएच स्केल फॉर कैलकुलेटिंग
the strength of acid over base on the basis of H plus concentration he taken digit 0 to 40। यानी यहाँ पे क्या था कि दोनों एसिड सॉल्यूशन लो चाहे बेस सॉल्यूशन लो, दोनों में क्या है H प्लस कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। तो 1909 में एक साइंटिस्ट था सोरेनसन, जिन्होंने क्या किया पीएच स्केल को डिस्कवर किया। और पीएच स्केल का काम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कोई एसिड कितना पावरफुल है या बेस कितना पावरफुल है उसको मेजर करने के लिए। और एक किसके हेल्प से मेजर किया जाता है, तो H प्लस कंसंट्रेशन के द्वारा। और उस स्केल पे कितना डिजिट होता है, तो 0 से 14 होता है। अब यहाँ पे याद रखना कि जो pH वैल्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन के। यानी H प्लस कंसंट्रेशन जितना ही अधिक होगा उसका pH वैल्यू क्या होगा, उतना ही कम होगा। और H प्लस कंसंट्रेशन जितना ही कम होगा उसका pH वैल्यू क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। जैसे यहाँ पे मान लो कि कोई A और B दो सॉल्यूशन है जिसका pH वैल्यू क्या है 4 और 5 है। पूछेगा किसमें H प्लस कंसंट्रेशन अधिक है, तो pH वैल्यू क्या है 4 और 5। तो जिसका pH वैल्यू जितना ही कम रहेगा उसमें H प्लस कंसंट्रेशन अधिक होगा। तो H प्लस 4 वाले में H प्लस कंसंट्रेशन 5 वाले से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब इसको कैसे निकालते हैं, तो इन्होंने दिया था कि pH इक्वल माइनस log H प्लस कंसंट्रेशन, एक ये फॉर्मूला होता है। और एक क्या आता है H प्लस कंसंट्रेशन और OH माइनस कंसंट्रेशन इक्वल होता है 10 का पावर -14। यानी H प्लस कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस कंसंट्रेशन इक्वल होता है 10 का पावर -14। जैसे अगर इस पे आ जाए ए सॉल्यूशन H प्लस ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड H प्लस concentration is 10 के पावर -4 फाइंड इट्स pH वैल्यू। यानी एक सॉल्यूशन है जिसके H प्लस कंसंट्रेशन क्या है 10 के पावर -4 है, तो उसका क्या करना है, ये pH वैल्यू निकालना है। तो उस कंडीशन में जानते हो कि pH इक्वल टू होता है -log H प्लस कंसंट्रेशन। यहाँ पे pH इक्वल -log और H प्लस कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या दिया है 10 का पावर -4, तो 10 का पावर -4। यहाँ पे याद रखना कि log m टू द पावर n इक्वल होता है n log m, यानी पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। और यहाँ पे log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा कि pH इक्वल माइनस, और ये -4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू -4 log 10। तो यहाँ पे माइनस प्लस तो 4 और log 10 का वैल्यू 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे दे दे ये सॉल्यूशन और बेस H OH माइनस concentration H 10 के पावर -4 फाइंड इट्स pH वैल्यू। यानी यहाँ पे क्या है, ये सॉल्यूशन और pH है
ये सॉल्यूशन और बेस है OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया है 10 का पावर -4। तो फाइंड pH निकालना है। तो pH किससे निकलता है H प्लस कॉन्सेंट्रेशन से निकलता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है OH दिया है, तो हमको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो उसको इस फार्मूला से H प्लस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? तो जानते हो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल 10 का पावर -40। तो यहाँ पे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस का वैल्यू क्या है 10 का पावर -4 है। यहाँ पे 10 का पावर -40। यहाँ पे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल 10 का पावर -40 बाई 10 का पावर -4। यहाँ पे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन दिया जाएगा 10 का पावर -40 ना, बेस सेम रहता है पावर माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तब यहाँ पे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 10 का पावर -10 आ जाएगा। अब उस कंडीशन में pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन तो माइनस लॉग 10 का पावर -10 तो -1 इंटू -10 log 10 आ जाएगा। तो ये तो 10 आ जाएगा और log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में उसका pH वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा तो डायरेक्ट बना लेंगे, लेकिन अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया रहेगा OH दिया रहेगा तो पहले उसको H प्लस में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे जैसे मान लो कि दे दें इसी पे कि A solution has pH value 4 8 dilute 100 times find its pH। यानी एक सोल्यूशन है जिसका pH वैल्यू क्या है 4 है, तो उसको 100 टाइम्स क्या कर रहे हैं डिल्यूट कर रहे हैं, यानी उसमें वाटर को ऐड कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में उसका pH क्या होगा। तो पहले इसको नोट में ध्यान देना कि जो pH स्केल है वो क्या होता है। यहाँ पे इसका जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो उस कंडीशन में जो यहाँ पे 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, यानी ये नहीं एसिडिक होता है और नहीं बेसिक होता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें H प्लस और OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन आपस में क्या होता है इक्वल होता है। जब इस साइड आएंगे तो इस साइड एसिड होता है, यानी अगर किसी सब्सटेंस का pH वैल्यू 0 से लेकर 6.9 तक रहेगा तो एसिड होगा। अगर यहाँ पे 7.1 से लेके अगर 14 तक रहेगा तो वो तुम्हारा बेस होगा। अब जानते हो कि एसिड और बेस में भी क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग होता है और एक वीक होता है। तो यहाँ पे 0 से 1 2 3 जो रहता है वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और 3 के बाद जो रहता है वो तुम्हारा वीक एसिड होता है। उसी तरह यहाँ पे 7.10 तक ये वीक बेस होता है, और यहाँ पे इधर जो रहेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये रहा pH स्केल। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन है pH वैल्यू 4 इट डिल्यूट 100 टाइम्स, तो उसका जो pH वैल्यू 4 है तो 4 तुम्हारा क्या है एसिड है। अब इसको अगर 100 टाइम्स वाटर ऐड करेंगे तो उसका pH वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा दिमाग लगाओ कि
घटेगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, बढ़ेगा तब ना वीक होगा, क्योंकि डिल्यूट कर रहे हैं तो वीक होगा, तो इसलिए क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब यहाँ पे ए किए तो इसका पीएच वैल्यू इंक्रीज करेगा, ये दिमाग में रखना। अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा कि जैसे यहाँ पे pH इक्वल माइनस log H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, तो pH का वैल्यू क्या है 4, ये माइनस log H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो -4 log H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। और ये जब log यहाँ से हटता है तो यहाँ पे 10 का पावर आ जाता है, 10 का पावर -4, तो क्या होगा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। याद रखना है कि log हटेगा तो यहाँ पे 10 का पावर में आ जाएगा। अब उस कंडीशन में 8 डिल्यूट 100 टाइम्स, तो जब डिल्यूट कर रहे हैं तो हमेशा इसके कॉन्सेंट्रेशन में उसको क्या कर देना, डिवाइड कर देना, तब वहाँ पे क्या होगा, जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होगा वो हो जाएगा 10 का पावर -4 बाई 100। तो यहाँ पे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन तो 10 के पावर -4 ऊपर जाएगा तो -2 आ जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर तो -2, ये क्या आ जाएगा 10 का पावर -6। और उस कंडीशन में इसका pH क्या होगा, -log H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे -log 10 के पावर -6, -1 इंटू -6 log 10, तो 6 इंटू 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। तो पहले उसका pH तुम्हारा क्या था 4 था, अब वो तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो, अगर तुम मान लो यहाँ पे दे दे कि 2 सॉल्यूशन है, यानी 2 सॉल्यूशन है A एंड B, तो इसका जो pH है वो इक्वल है 6 और इसका जो pH है वो इक्वल है 8। तो इसमें पूछेगा कि तो ये कन्फर्म हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया एसिड और ये तुम्हारा क्या हो गया बेस। तो उस कंडीशन में अगर पूछेगा कि विच हैज H प्लस concentration is more and less, यानी किसके पास H प्लस concentration अधिक होगा और किसके पास H प्लस concentration कम होगा। तो एसिड के पास अधिक होगा तो इसके पास क्या होगा, इट हैज H प्लस concentration हाई हो जाएगा, और इसके पास क्या होगा, इट हैज H प्लस कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा क्या आ जाएगा लेस हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे दे दे कि अगर A B C D और यहाँ पे E है, यानी 5 कोई सॉल्यूशन है, उसके बाद इसका pH 4 है, उसके बाद इसका मान लो 7 है, इसका तुम्हारा क्या है 11 है, और इसका 9 है, और इसका 14 है। पूछेगा कि which is फर्स्ट नंबर में मान लो दे दे कि which is न्यूट्रल, उसके बाद सेकेंड नंबर में स्ट्रॉन्ग अल्कालाइन, उसके बाद थर्ड नंबर में तुम्हारा वीक एसिड, और उसके बाद फोर्थ नंबर में वीक अल्कालाइन। तो उस कंडीशन में देखो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, न्यूट्रल कौन सा होगा, तो 7 जिसका pH वैल्यू होता है तो क्या आ जाएगा B। स्ट्रॉन्ग अल्कालाइन बताए थे कि वो बेस जो वाटर सोलुबल हो उसी को हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। तो क्लास 10th में सभी बेस
क्या होता है, वाटर सोलुबल होता है। ये तुम्हारा 11th में पढ़ना है वाटर इनसोलुबल बेस। तब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, तो जिसका पीएच वैल्यू सबसे अधिक होगा ये तुम्हारा 14 ई हो जाएगा। वीक एसिड कौन सा होगा, तो 0 से 3 तक स्ट्रॉन्ग होता है, 3 के बाद क्या होता है वीक, तो ये हो जाएगा। और वीक अल्कालिन कौन सा होगा, तो ये तुम्हारा ये भी तुम्हारा तीनों क्या है, बेस है। तो बेस में जिसका पीएच कम होता है वही तुम्हारा क्या होता है, वीक होता है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो एक तो इस पे क्वेश्चन आ जाएगा। अब आगे पढ़ेंगे अब आगे है हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जैसे यहाँ पे मान लो लेबोरेटरी में अगर जा रहे हो और जानना है कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है। तो एसिड और बेस है तो उसको जानने के लिए तो हम सिंपल सा पीएच पेपर का यूज कर लेते हैं। और लेकिन यहाँ पे कौन सा स्ट्रॉन्ग और कौन सा वीक है उसको कैसे जानते हैं, तो एक पीएच स्केल का पेपर आता है जिस पे डिफरेंट कलर इंडिकेट होता है। तो उस कलर के हेल्प से हम जानते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा तुम्हारा क्या है, वीक है। तो उस कंडीशन में जैसे पीएच स्केल में तुम्हारा क्या होता है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 है। तो उस कंडीशन में तुम्हारा क्या होगा कि इस पे तुम्हारा डार्क रेड होता है, इस पे तुम्हारा रेड होता है, उसके बाद इस पे ऑरेंज रेड होता है, इस पे ऑरेंज कलर का होता है, इस पे ग्रीनिश येलो होता है, उसके बाद इस पे ग्रीन होता है, इस पे ग्रीनिश ब्लू होता है, उसके बाद इस पे 6 नंबर पे ग्रीनिश येलो, 5 और 6 दोनों पे ग्रीनिश येलो, इस पे ग्रीन, इस पे ग्रीनिश ब्लू, और उसके बाद 9 नंबर पे ब्लू, 10 नंबर पे नेवी ब्लू, 11 नंबर पे पर्पल, इस पे डार्क पर्पल, और इस पे वायलेट। और जानते हो यहाँ पे इस रेंज में जो रहेगा वो तुम्हारा एसिड होता है, और एसिड में भी एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। तो तुम्हारा 0 से 3 तक स्ट्रॉन्ग और 3.1 से 6.9 तक वीक। उसके बाद जब इस रेंज में आएंगे तो बेस होता है, और यहाँ भी स्ट्रॉन्ग और वीक। तो यहाँ पे 7.1 से 10.9 तक वीक, और यहाँ पे 11 से 14 तक स्ट्रॉन्ग। ये समझ में आया। अब जब हम पीएच पेपर को उस एसिड सॉल्यूशन या बेस सॉल्यूशन में डालेंगे, अगर उसका कलर तुम्हारा रेड आ जाए तो इसका मतलब समझेंगे कि उसका पीएच वैल्यू क्या है, 1 और 2 है, और वो किस रेंज में आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के कंडीशन में। अगर मान लो ग्रीनिश ब्लू हो जाए तो इसका मतलब रेड है और किसमें आएगा, वीक बेस में। अगर मान लो ग्रीन हो जाए तो क्या होगा, 7 होगा, और वो तुम्हारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो कलर केवल क्या कर लेना, रिमेम्बर कर लेना कि किस पीएच वैल्यू पे कौन सा कलर होता है। और पीएच वैल्यू तो तुमको मालूम है कि कौन सा पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा पीएच वैल्यू वीक एसिड है।
तो ये जो होता है पीएच स्केल पेपर होता है जिसका यूज हम क्या करते हैं लेबोरेटरी में करते हैं, जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर तुम्हारा ये लिटमस पेपर भी होता है, तो बट वो बताता है कि कौन सा एसिड, कौन सा लिक्विड एसिड है और कौन सा लिक्विड बेस है। ये नहीं बताता है कि वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है या बेस है। तो स्ट्रॉन्ग या वीक को क्लासिफाई ये पीएच स्केल करता है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे पीएच यानी इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, यानी हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे pH is our digestive system, pH of our digestive system। तो जैसे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, यानी स्टोमच में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है, जिसका जो ये होता है पीएच वैल्यू अप्रॉक्स 3.1 के आसपास, यानी स्ट्रॉन्ग रेंज में ही आता है। तो इसका काम क्या होता है, तो डाइजेशन में बताए थे कि जब यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में जब वो रिलीज होता है तो इसका काम क्या होता है कि फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देना, जिससे वो तुम्हारा क्या हो प्रोटीन का डाइजेशन हो सके और यहाँ पे किल द जर्म प्रेजेंट इन फूड, यानी ये स्पेशली क्या करेगा डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन जब यहाँ पे कभी कभी ओवर ईटिंग, यानी जब किसी पार्टी में जाते हो और बहुत अधिक खा लेते हो, उस कंडीशन में क्या होगा ये लार्ज अमाउंट में सेक्रेट हो जाएगा, और जब लार्ज अमाउंट में सेक्रेट होगा तो उस कंडीशन में जो डाइजेशन होगा वो इनडाइजेशन में चेंज हो जाएगा, यानी ये वो डाइजेशन जो होगा स्टॉप हो जाएगा, और उस कंडीशन में क्या होगा कि हमको पेन या इरिटेशन महसूस होगा, और उस कंडीशन में हम क्या करते हैं यहाँ पे एंटासिड वो मेडिसिन होता है जो क्या करता है कि एसिडिटी को हमारे स्टोमक से रिमूव करता है, यानी एंटासिड एक टाइप ऑफ मेडिसिन विच यूज टू रिमूव एसिडिटी फ्रॉम आवर स्टोमक। इसमें कौन सा एंटासिड कौन यूज होगा, तो सिंपल सा एसिड है और बेस रिएक्ट करेगा तब ना साल्ट का फॉर्मेशन होगा और वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसमें दो एंटासिड का यूज होता है, एक होता है MgOH का 4 ट्वाइस और एक होता है NaHCO3। इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं या मिल्क मैग्नीशिया कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा। यानी यहाँ पे क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH का 4 ट्वाइस या NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा। अब इसको जब इसमें डालेंगे तो इसका जो एक्स्ट्रा एसिड होगा वो इससे रिएक्ट करेगा और उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा न्यूट्रीलाइट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर में pH चेंज कॉज टूथ डिसीज, यानी pH चेंज कॉज टूथ डिसीज, यानी टूथ डिसीज का मतलब कभी कभी हमारे माउथ का जो pH वैल्यू होता है वो क्या होता है चेंज हो जाता है। तो जब pH वैल्यू चेंज हो जाएगा उस कंडीशन में हमारे जो टीथ पे जो इनेमल होते हैं वो क्या हो जाता है डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं टूथ डिसीज कहते हैं। तो इसका रीजन क्या होता है कि कभी कभी अगर हम कोई फूड टेक करते हैं खासकर शुगर वाला, तो उसमें जो बैक्टीरिया होता है
वो इस शुगर को इसमें चेंज कर देता है लैक्टिक एसिड में। तो जब लैक्टिक एसिड जब माउथ में आ जाएगा तो उस कंडीशन में पीएच वैल्यू तुम्हारा क्या होता है, थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। और जब पीएच वैल्यू तुम्हारा इंक्रीज कर जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आउटर लेयर जो इनेमल होंगे वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। तो इसे कैसे बच सकते हैं, तो जब भी हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद जस्ट बाद हमको क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए और उसको 10-12 बार मतलब पानी से गलाला करना चाहिए, जिससे तुम्हारा क्या होगा, हमारा टीथ जो होगा अच्छे से साफ हो जाएगा। और जब ब्रश करते हैं तो जो हम पेस्ट यूज करते हैं, पेस्ट वो जनरली तुम्हारा क्या होता है, बेसिक होता है। तो पेस्ट तुम्हारा बेसिक होगा तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसीलिए ब्रश हमेशा किसके साथ करना चाहिए, पेस्ट के साथ। जैसे वो पेस्ट तुम्हारा क्या होता है, बेसिक होता है और एसिड से रिएक्ट करेगा तो जो माउथ में हमारा जो ये एक्स्ट्रा एसिड क्रिएट हुआ है वो एसिड इसके द्वारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और टूथ डिसे नहीं होने देगा। उसके बाद थर्ड में प्लांट एंड एनिमल आर सेंसिटिव फॉर पीएच वैल्यू। यानी जो प्लांट और एनिमल होता है वो तुम्हारा क्या होता है, सेंसिटिव होता है पीएच वैल्यू के। प्लांट कैसे होता है, तो जैसे जानते हो कि अगर कोई सॉइल है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज पीएच वैल्यू। यानी जैसे यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट कहाँ पे उगता है, सॉइल में। तो कभी कभी क्या होता है कि आजकल उसका अमाउंट बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि बहुत अमाउंट में हम फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं। वो फर्टिलाइजर से क्या होता है कि सॉइल या तो एसिडिक हो जाएगा या तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेसिक। तो जब एसिडिक और बेसिक हो जाएगा तो उस कंडीशन में प्लांट ग्रोथ करना स्टॉप हो जाता है। तो उस कंडीशन में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से साइंटिस्ट आते हैं। अगर उसका पीएच वैल्यू को मेजर करना है तो याद रखना है कि अगर सॉइल का पीएच वैल्यू मेजर करना है तो उसमें डायरेक्ट पीएच वैल्यू पीएच स्केल नहीं ना डाल देते हैं। उसको क्या करते हैं, उस फील्ड से थोड़ा सा सॉइल लेकर उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं और उसमें पीएच वैल्यू डालते हैं, क्योंकि पीएच जो स्केल होता है हमेशा वाटर के प्रेजेंस में अपना एक्टिविटी शो करता है। तो अगर उस सॉइल का क्या होगा कि अगर एसिडिक होगा तो उसमें बेसिक फर्टिलाइजर यूज करने के लिए बोलेंगे, लेकिन अगर बेसिक होगा तो एसिडिक, क्योंकि एसिड बेस रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो उस तरह प्लांट सेंसिटिव हो गया पीएच स्केल, पीएच वैल्यू के। अब एनिमल कैसे होता है, तो जो एनिमल के लिए जो सर्वाइवल के लिए जो पीएच वैल्यू होता है अप्रोक्स 7 से 8 तक। यानी अगर इन्वायरमेंट का पीएच वैल्यू अगर 7 से 8 तक रहेगा तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, उस कंडीशन में वो अच्छे से सरवाइव कर देता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इन केस ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन की कंडीशन में क्या होगा, H2SO4 और तुम्हारा नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और इसका पीएच वैल्यू करीब 5.1 के आसपास रहता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग या एनिमल है उसको रहने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए जो प्लांट और एनिमल होता है पीएच वैल्यू के प्रति क्या होता है, सेंसिटिव होता है। उसके बाद सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट through chemical welfare, यानी सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर। इसका मीनिंग क्या होगा कि जैसे यहाँ पे देखते हो कि कोई एंट हुआ या हनी बी हुआ तो उसके डंक में क्या आता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो फॉर्मिक एसिड जब हमारे स्किन के इनसाइड में जाता है तो वहाँ पे क्या होने लगता है, पेन या इरिटेशन होने लगता है।
तो जब पेन और इरिटेशन होने लगता है तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, कोई बेसिक सॉल्यूशन लगा देते हैं। तो बेसिक एसिड बेस से रिएक्ट करके क्या होता है, साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है और वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो पीएच वैल्यू का यूज हम किसमें भी कर लिए, सेल्फ डिफेंस में भी कर लिए। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, कुछ मटेरियल है और उसका पीएच वैल्यू, कि जैसे यहाँ पे अगर मिल्क है तो मिल्क का जो पीएच वैल्यू होता है वो करीब, यानी जो मिल्क है उसका पीएच वैल्यू करीब 6.5 होता है, यानी ये जो मिल्क होता है 6.5 होता है। उसी तरह जो गैस्ट्रिक जूस यानी जो HCl है वो तुम्हारा क्या होता है, इसका जो होता है 1.4 होता है। जो ब्लड होता है इसका 7.4 होता है। बहुत बार पूछा गया है कि ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो 7.4 यानी वो तुम्हारा क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। जो सेलेवा होता है, सेलेवा जो कहाँ पर होता है, माउथ में, और इसका काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। तो यहाँ पे बिफोर ईटिंग, तो बिफोर ईटिंग रहेगा 7.4 और यहाँ पे आफ्टर ईटिंग वो तुम्हारा क्या आ जाएगा 5.8। अब क्यों ज्यादा से कम क्यों हो जाता है, तो ये बेसिक होगा। और जब ईटिंग करेंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहेगा। कार्बोहाइड्रेट क्या है, शुगर का फॉर्म है, और वो भी जानते हैं कि शुगर जब ब्रेक होता है क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो उस लैक्टिक एसिड के कारण वो बेसिक से तुम्हारा क्या हो जाता है, एसिडिक में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो यहाँ पे एसिड और बेस कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे सैंड के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे सैंड क्या होता है, इट इज फॉर्म बाय आइदर metal react with acid or acid react with base। यानी सैंड का फॉर्मेशन कब होता है, तो जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है। पहले जानते भी होंगे ये प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में या एसिड बेस में रिएक्ट करता है। जैसे एसिड रिएक्ट विथ बेस, एसिड रिएक्ट विथ मेटल। तो जैसे यहाँ पे HCl है और यहाँ पे Na है, तो क्या होगा, NaCl प्लस H2। अगर मान लो ये H2SO4 है प्लस Mg, इससे क्या हो जाएगा, MgSO4 प्लस H2, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, साल्ट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर एसिड रिएक्ट विथ बेस, तो क्या होगा कि जैसे NaOH बेस हुआ और HCl एसिड हुआ, NaCl और प्लस H2, ये तुम्हारा क्या हो गया, साल्ट हो गया। तो ये आ गया साल्ट। तो साल्ट का फॉर्मेशन कब होगा, कि जब यहाँ पे एसिड बेस से रिएक्ट करे तब होगा, या मेटल एसिड से रिएक्ट करे तब करेगा। सेकेंड पॉइंट याद रखना कि साल्ट कैन नॉट solve action with लिटमस पेपर। यानी जो सैंड होता है वो कभी भी तुम्हारे क्या होता है, लिटमस पेपर के प्रति अपने एक्टिविटी शो नहीं करता है। उसके बाद सैंड इज न्यूट्रल एसिडिक
एज वेल एज बेसिक नेचर। यानी जो साल्ट होता है वो न्यूट्रल भी होता है, एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है। ये कंफ्यूज मत रहना कि साल्ट हमेशा न्यूट्रल भी होगा। अगर कोई साल्ट है एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो कर देगा, बेसिक प्रॉपर्टी भी शो कर देगा, और एसिड और बेस का भी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, यानी न्यूट्रल कंडीशन में रहेगा। कैसे होगा? तो यहाँ पे याद रखना कि अगर साल्ट है वो उसका नेचर एसिडिक, उसका नेचर बेसिक और उसका नेचर न्यूट्रल कब होगा? यानी अगर कोई साल्ट है उसका नेचर एसिडिक कब होगा, बेसिक कब होगा, न्यूट्रल कब होगा? तो उस कंडीशन में याद रखना कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करेगा तो जो साल्ट का फॉर्मेशन होगा वो तुम्हारा क्या होगा? एसिडिक होगा। जैसे एग्जांपल में स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या आ जाएगा? जैसे HCl हो गया, और स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस में क्या होगा कि NaOH और KOH को छोड़ के बाकी सब क्या होगा? वीक MgOH का होल ट्वाइस हो गया। तो यहाँ पे MgCl2 और प्लस H2O। तो ये जो MgCl2 है वो तुम्हारा साल्ट है, लेकिन जब इसको वाटर में डिजॉल्व करके और ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो वो तुम्हारा क्या आ जाएगा? रेड हो जाएगा, लेकिन इसका नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा। उसी तरह बेस कब होगा? तो सिंपल से समझ सकते हो कि जब स्ट्रॉन्ग बेस और यहाँ पे वीक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग बेस में कौन सा आ जाएगा? या तो NaOH या KOH, और वीक एसिड में तो चार बेसिक छोड़ देना, HCl H2S ऊपर HNO3 और H3PO4, बाकी सब तुम्हारा क्या आ जाएगा? वीक हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे CH3COOH, जिसको एसिटिक एसिड या विनेगार भी कहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या बनाएगा? CH3COOH Na और प्लस H2O। तो ये जो होगा वो साल्ट है, लेकिन जब इसको वाटर में डाल के और उसमें रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। तो वो तुम्हारा इसका नेचर क्या होगा? बेसिक होगा। और न्यूट्रल कब होगा? कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा तो तुम्हारा जो साल्ट होगा वो न्यूट्रल कंडीशन में आएगा। जैसे HCl है और NaOH है, तो उस कंडीशन में NaCl प्लस H2O, ये जो साल्ट रहेगा वो न्यूट्रल होगा, यानी उसमें अगर लिटमस पेपर डालेंगे तो उस पर क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा। तो इसलिए याद रखना कि साल्ट एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। उसके बाद क्या होगा कि जो साल्ट है उसका फॉर्म ऑफ साल्ट यानी फॉर्म ऑफ साल्ट। तो उस कंडीशन में ये क्या होता है? ए सल्फेट, एक होता है कार्बोनेट, एक होता है नाइट्रेट, एक होता है फॉस्फेट और एक होता है क्लोराइड। यानी साल्ट कितना फॉर्म में पाया जाता है? एक सल्फेट फॉर्म में, एक कार्बोनेट फॉर्म में, एक नाइट्रेट फॉर्म में, एक फॉस्फेट फॉर्म में और एक क्लोराइड फॉर्म में। सल्फेट फॉर्म में कब होगा? कि अगर किसी साल्ट का फॉर्मेशन अगर सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है तो किस फॉर्म में रहेगा? उस साल्ट को हम सल्फेट फॉर्म कहेंगे। जैसे एग्जांपल में Na2SO4 हो गया, चाहे Al2SO4 का थ्राइस, तो अगर SO4 प्रेजेंट रहेगा तो उसको सल्फेट। कार्बोनेट क्या होगा? कि अगर कोई साल्ट HTCO3 यानी कार्बोनेट यानी कार्बनिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट होगा तो कार्बोनेट फॉर्म में रहेगा। जैसे यहाँ पे Na2CO3, तो अगर CO3 रहेगा तो कार्बोनेट। नाइट्रेट का फॉर्म में
कि अगर किसी साल्ट का फॉर्मेशन नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के प्रेजेंस में होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रेट एसिड कहेंगे। जैसे NaNO3 हो जाएगा। और फॉस्फेट की अगर किसी साल्ट का फॉर्मेशन H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में होगा तो उसको हम फॉस्फेट साल्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में Na3PO4। और यहाँ पे क्लोराइड की अगर किसी साल्ट का फॉर्मेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हुआ है तो उसको हम क्लोराइड साल्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे NaCl हो गया चाहे MgCl2 हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लोराइड साल्ट कहेंगे। अब इसमें एक टर्म आता है, यानी इसमें एक टर्म आता है फैमिली ऑफ साल्ट। तो फैमिली ऑफ साल्ट का मतलब क्या होता है कि फैमिली कब कहेंगे, जब सभी के स्पीशीज क्या हो, सेम हो, यानी सभी का पेरेंट तुम्हारा क्या हो, सेम हो, उसी को ना हम फैमिली कहते हैं। ऐसा थोड़े ना होता है कि अगर मान लीजिए कि पापा का नाम है A और दूसरे का नाम है B और दोनों को मिला देने से एक फैमिली का फॉर्मेशन नहीं ना होता है। तो सेम पेरेंट का जो जनरेशन होता है उसको मिलाने से क्या होता है, फैमिली का फॉर्मेशन होगा। तो फैमिली ऑफ साल्ट का मतलब क्या होगा, ये साल्ट which contain same positive ion और same negative ion is known as family of salt। जैसे एग्जांपल में अगर मान लो NaOH है, ठीक है, अगर KOH है तो इसमें जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा। उसी तरह यहाँ पे MgOH का होल ट्वाइस है, अगर यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस है तो इसमें भी +2 चार्ज, इस पे भी -2 आ जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे NaOH है और यहाँ पे MgOH का होल ट्वाइस है तो ये तुम्हारा सेम फैमिली का नहीं कहलाएगा, क्योंकि इस पे तुम्हारा +1 चार्ज होता है और इस पे तुम्हारा क्या होता है, +2 चार्ज होता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट साल्ट एंड देयर कंपाउंड, उसे कन्फर्म भी क्वेश्चन आता है जिसमें हम सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर देख के और जो यहाँ पे बुक में पीएच स्किल से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको किसी बुक से, साइट बुक से या NCERT से सेल्फ स्टडी करना। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।